आज रविवार 1 जून है। आज चाणक्य जयंती है। चाणक्य जयंती प्रतीक के रूप में है। चाणक्य जी का इतिहास नहीं मिलता है और बहुत दिनों तक नहीं मिला, तो आज के दिन प्रतीक के रूप में हम चाणक्य जयंती मनाते हैं 1 जून को। इनका कई नाम है, जैसे चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त बचपन का नाम था। कौटिल्य आचार्य होने के बाद का नाम हुआ। अर्थशास्त्र इसी नाम से है। चाणक्य नाम जो है वो मगध प्रतिज्ञा के बाद का नाम था। चाणक्य नीति तो हम सब जानते हैं, राजनीति शास्त्र है। इनको मौर्यन साम्राज्य की स्थापना, अर्थशास्त्र नीति और चाणक्य नीति के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं और हम जानते हैं। भारत में इतिहास पर कभी जोर नहीं दिया, तो नहीं लिखा गया। सिर्फ 2 ही इतिहास है, वह भी पौराणिक या प्रतीकात्मक ढंग से, रामायण और महाभारत। तो चाणक्य का भी इतिहास उपलब्ध नहीं है। कुछ 200-300 वर्ष पहले ही चाणक्य के बारे में पता चलना शुरू हुआ है। वो भी बहुत जब खोजबीन की गई और अचानक से पाया गया, तो जब उनको लोगों ने पढ़ना शुरू किया तब पता चला कि एक ऐसे व्यक्ति हुए जिनमें इतनी प्रतिभा थी, जिन्होंने पूरे अखंड भारत को इतने बड़े रूप से रखा। तो वो हम बताते हैं आपको कि 4 ऐसे ग्रंथ और साहित्य मिले। तो पहला तो बुद्धिस्ट महावंश, हाँ ये पाली भाषा में है। दूसरा जैनिज्म परिशिष्ट पर्व, हेमचंद्र की काव्य रचना है, उसमें भी चाणक्य का उल्लेख मिलता है। तीसरा काश्मीर साहित्य, कथा सरिता सागर सोमदेव द्वारा जो रचित है उसमें काफी वर्णन है। और चौथा संस्कृत नाट्य साहित्य है, विशाख दत्ता का मुद्र राक्षस। तो इन चारों साहित्यों में खूब वर्णन मिलता है और इससे पता चलता है कि उनकी कहानी क्या थी और उन्होंने क्या काम किया। अब इनकी कहानी में संक्षेप में बताता हूँ। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। पंजाब क्षेत्र में पड़ता है अब। उसी समय अलेक्जेंडर, सिकंदर का विश्व विजय की प्रख्यातता शुरू हो गई और सिकंदर जो है गंधार यानी आज का अफगानिस्तान तक आ गया। सिकंदर ने गांधार पर आक्रमण किया और वहां के नरेश आम्भी ने अधीनता स्वीकार कर ली। सिकंदर आगे बढ़ा। हैदबस जो झेलम और छेनम नदी के बीच का क्षेत्र है, वहां का राजा था पोरस। तो पोरस का सामना हुआ अलेक्जेंडर का। तो पोरस को चाणक्य ने समझाया कि आप हाथी से मत जाइए लड़ने, क्योंकि उसके पास घोड़े हैं, तो घोड़े से लड़ना ज्यादा सुविधा पूर्वक है। लेकिन पोरस तो अपने अहंकार में था, तो वह हाथी लेकर ही गया और हुआ वही। पोरस लड़ाई लड़ा और सिकंदर से हार गया। अब सिकंदर मूल भारत की ओर बढ़ने लगा। उस समय भारत पर मगध का राज था। इस मुसीबत को देख के चाणक्य मगध आ गए। यहां एक संदेश है। देखो, चाणक्य कौन थे? तक्षशिला में एक आचार्य, यानी आज की भाषा में यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर। अब एक प्रोफेसर को क्या मतलब है इतनी मुसीबत मोल लेने की? लेकिन जब देश संकट में हो तो हर व्यक्ति को अपने अपने हिस्से का काम करना चाहिए, ये सीख मिलती है। वैसे भी देखो, हम लोगों ने भारत में, हिंदू में वर्ण व्यवस्था थी। हाँ, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे और वैश्य थे। तो जो जब लड़ाइयाँ होती थी ना, तो सिर्फ क्षत्रिय आगे बढ़ते थे। ब्राह्मण बोलते थे मुझे क्या मतलब है, ये तो काम मेरा नहीं है। वैश्य बोलते ये काम मेरा नहीं है। शूद्र बोलते ये काम मेरा नहीं है। तो काम किसका था? क्षत्रियों का काम था। अब देखिए 1/4 पॉपुलेशन तो आपकी निष्क्रिय हो गई, पैसिव हो गई। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि भारत पर इतने आक्रमण हुए। सिर्फ 1/4 लोग तो फिर लड़ने जाते थे ना। लेकिन यहां एक संदेश मिलता है कि वो जो आचार्य थे चाणक्य, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझी और देखो उन्होंने पोरस को भी समझाया और उसके बाद वो भागकर मगध आए। मगध सम्राट धनानंद से मिलने आए। अब सम्राट धनानंद जो है वो विलासिता में डूबे हुए थे। हाँ, उसे सिकंदर का कुछ पता ही नहीं था।
अपने अहंकार में चूर थे, सिकंदर की ताकत का अंदाजा नहीं था। तो उसने बोला कि तुम मुझे क्यों समझाने आए हो, मैं इतना बड़ा सम्राट हूँ, मेरा सिकंदर क्या कर लेगा। हाँ, लेकिन उन्होंने समझाने की कोशिश की कि देखो वो पूरा दुनिया जीतते हुए आगे बढ़ रहा है, उसने सबको हरा दिया है, उसको हराना बहुत मुश्किल है। आपको अपनी ताकत को ठीक रखना पड़ेगा, आपको समझ कर लड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप जीत पाएंगे। और चाणक्य जो है वो माहिर थे अर्थशास्त्र में, राजनीति में और लड़ाई की विद्याओं में। तो वो चाहते थे कि वो धनानंद को अच्छे से समझाएं और सिकंदर घुस नहीं जाए, और अगर घुस जाए तो उससे अच्छी तरीके से लड़ाई हो और उसको हराया जाए। हालांकि फिर धनानंद को ये बात समझ में नहीं आई, उसने तो उल्टा अपमान किया और अपमान करके उसको एक थप्पड़ भी लगा दिया कि तुम मुझे, एक छोटा सा पंडित आदमी मुझे समझा रहा है। तो उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि तुम्हारे जैसा अहंकारी आदमी इस शासन पे, और इतने विलासिता में तुम डूबे हुए, तुमको तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है बाहर में। अपने क्षेत्र के बाहर जाके देखो कि क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करो, मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम समझ ही नहीं रहे हो, ऊपर से उनका अपमान कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपमान किया और यहीं तक नहीं, उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा की मार खाने के बाद, एक थप्पड़ खाने के बाद, कि मैं भी तुमको जो है नहीं छोड़ूंगा, हाँ, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम इतने बड़े राज्य का सम्राट बनो। फिर हम सब जानते हैं कि उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो अपनी चोटी जब तक नहीं बांधेंगे जब तक वो मगध से धनानंद को नहीं हटा देंगे और कोई योग्य राजा नहीं उस पर बैठा देंगे। तो अब देखो ये कितनी बड़ी प्रतिज्ञा, कितनी बड़ी बात है, और कितनी बड़ी देश के प्रति उनका प्रेम है, आप ये समझो। हाँ, देश के प्रति मतलब मनुष्य जाति के प्रति प्रेम है, क्योंकि उनको पता है कि एक राजा जो है वो कितना ज़रूरी होता है देश के लिए, और देश जो है वो लोगों के लिए कितना ज़रूरी है ना। तो वो वापस लौट आए और उन्होंने एक बहुत चालाकी का काम किया। वहाँ पे उन्होंने एक अफवाह उड़ा दी कि भारत जो है वो देवभूमि है और वहाँ पर आक्रमण करने से बीमारियाँ होती हैं। और उन्होंने चालाकी से छुप के क्या हुआ, अपने लोगों को ले जाके वो जो सिकंदर थे उसके फौज में जहर मिला दिया, मतलब वैसा जहर नहीं जिससे फूड पॉइजन हो जाए ना, ऐसा जहर मिला दिया। तो एक तो ये अफवाह उड़ा दिया, उसके बाद जहर मिला दिया, तो लोग, उनका पेट खराब होने लग गया और बीमार होने लग गए। तो सिकंदर के सिपाहियों ने ही विद्रोह कर दिया कि हम आगे नहीं जाएंगे। वैसे भी थक गए थे, बहुत दिनों से घर से बाहर निकले हुए थे, और आगे उन्होंने सुना कि वो देवभूमि है, वहाँ पे आक्रमण करना ठीक नहीं है। और देखो ऐसा ही हुआ, हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोगों का सबका तबीयत खराब होना शुरू हो गया। तो उसके बाद सिकंदर वहाँ से वापस लौट गया। सिकंदर तो कभी मूल भारत में आया ही नहीं। हाँ, वो अफगानिस्तान यानी पाकिस्तान का जो एरिया है, जो उस समय पंजाब प्रोविंस कहते थे, वहाँ तक ही आया और वहाँ से लौट गया, फिर कभी भारत आया ही नहीं। लेकिन चाणक्य ने तो प्रतिज्ञा ले ली थी कि उसने तो देखा धनानंद जो है वो विलासी राजा है, उससे तो अहित होगा, तो वो वापस भारत आए। उन्होंने विंध्याचल के जंगलों में भाग रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो पकड़ने का आदेश दे दिया था, धनानंद ने मारने का आदेश दे दिया था, तो वो भागे और विंध्याचल के जंगलों में भटक रहे थे। चाणक्य ने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उसमें से एक बच्चा जो है राजा बना हुआ है और बाकी लोग प्रजा हैं। प्रजा लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ के लाया और कहा कि इस व्यक्ति की वजह से देश का नुकसान हुआ है, इसको दोषी देखा गया है। तो राजा ने पूरी कहानी सुनी। राजा ने फिर आदेश दिया कि इस मंत्री की वजह से नुकसान हुआ है राज्य का, तो इसको 50 कोड़े मारे जाएं, और स्वयं के लिए, चूंकि मैं राजा हूं तो मुझे 100 कोड़े मारे जाएं। तो चाणक्य तो आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या बात हुई। चंद्रगुप्त से पूछा उन्होंने, चाणक्य ने, कि आप ऐसा ऑर्डर क्यों दिए, हाँ, उसको 50 कोड़े और खुद के लिए 100 कोड़े। तो चंद्रगुप्त ने जो जवाब दिया ना, वो बहुत मैसेज कैरी करता है, बहुत संदेशवाहक है। उन्होंने कहा कि राजा सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति होता है। अगर राज्य में कोई दुर्घटना घटी है और कोई नुकसान हुआ है तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार तो राजा ही होता है। इसीलिए मैं राजा हूं तो 100 कोड़े मुझे मिलने चाहिए।
तो ये कहानी सुनकर तो चाणक्य बिल्कुल हैरान रह गया और इसने चाणक्य ने तो पूरी उल्टी बात देखी। भाई वो धनानंद के पास गया था, तो धनानंद तो उल्टा आदमी था, वो तो विलास में था, अहंकारी था, वो किसी की सुनने को राजी नहीं था। और ये व्यक्ति, ये बच्चा जो राजा बना है, उसकी सोच ऐसी है। तो इसको मिल गया वो व्यक्ति जिसकी खोज थी। तो चंद्रगुप्त को इसने अपना लिया, अपना शिष्य बनाया और उसको बहुत वर्षों तक उसकी ट्रेनिंग दी, उसको बहुत कुछ सिखाया। हाँ, और हम सब जानते हैं कि कहानी कैसे कैसे हुआ। हाँ, कैसे उसने फौज बनाई, कैसे उसने लड़ाई की, और वो बहुत ताकतवर तो था ही, बहुत साहसी तो था ही। हाँ, और उसके पराक्रम और साहस की वजह से धनानंद को उसने हरा दिया और वो चक्रवर्ती सम्राट बन गया। तो ये कहानी तो हम जानते ही हैं। हाँ, अब इनका जो लिखा हुआ अर्थशास्त्र है, हाँ, वो बहुत कीमती किताब है, लेकिन हम पाश्चात्य अर्थशास्त्री को पढ़ते हैं। हमारे स्कूलों में अर्थशास्त्र को पढ़ाया नहीं जाता है। अर्थशास्त्र को किसका पढ़ाया जाता है? जो पाश्चात्य जगत के लोग हैं। विष्णुगुप्त या कौटिल्य का नहीं पढ़ाया जाता है। तो एक कहानी मैं बताता हूँ उस अर्थशास्त्र का, तो उससे पता चलेगा आपको कि उनकी कितनी अच्छी और बड़ी सोच थी और वो कितना उम्दा हो सकता है अगर उसको हम अपना लें तो। एक बार चंद्रगुप्त ने कहा कि मुझे कर बढ़ाना है। तो चाणक्य ने पूछा कि क्यों बढ़ाना है? चाणक्य ने पूछा क्यों बढ़ाना है? बोला कि मुझे और कर चाहिए जिससे मैं और शक्तिशाली हूं और मैं ज्यादा सेवा कर सकूं। तो बोला देखो, शक्तिशाली होने के लिए जितनी जरूरत है उतने तो हो आप, अभी तो कोई खतरा नहीं नजर आ रहा है, और जितना आपको कर लेना है, कर लेना चाहिए, उतना तो आप ले ही रहे हो। उन्होंने कहा कि 5% से ज्यादा कर नहीं लेना चाहिए। और आज तो हम देखते हैं 70% कर है। हाँ, 28% तक तो जीएसटी है, 30% तक तो इनकम टैक्स है। हाँ, और अच्छा, पहले तो आप कमाने के लिए कर दो जीएसटी, कमाने के बाद आप इनकम टैक्स दो, उसके बाद जब सेविंग्स हो जाए, सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट करो, तब आप फिर वापस से दो, आप खर्च करो तो फिर से दो। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे अपने जीवन में, तो आप देखोगे तो 60 से 70% आप कर देते हो। अच्छा, इस बात को एक व्यक्ति ने बहुत अच्छे से समझा। उनका नाम था बख्शी गुलाम मोहम्मद। ये जम्मू एंड कश्मीर के उसमें प्रधानमंत्री थे, उसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो कर है, जो टैक्स है, सबसे मिनिमाइज कर दिया था 5%। हालांकि लोगों ने कहा कि ये तो बहुत कम है, इससे राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी। वैसे भी कश्मीर जो है हमेशा उत्पात में रहा है, तो बोला नहीं, ये ही ठीक है, इससे देखना अच्छा ही होगा। और यही हुआ कि 5% करने के बाद टैक्स और ज़्यादा आए, कर और ज़्यादा आए। तो क्यों आए? क्योंकि जब आप 5% टैक्स लेते हैं तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचता है। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचता है तो लोग ज़्यादा व्यवसाय करते हैं। लोग ज़्यादा व्यवसाय करेंगे तो फिर से टैक्स जनरेट होगा, फिर से कर जनरेट होगा। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि कम करने के बाद ज़्यादा ही टैक्स आए और सबका भला भी हुआ। अब देखो, ये जो अर्थ है ना, ये थोड़ी जटिल बात है, सबको समझ में नहीं आती है। आइंस्टीन जैसे लोगों ने कह दिया था कि भाई इनकम टैक्स या कर जो है वो मेरी समझ के बाहर है। तो ये कुछ ऐसी बात है जिसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगर ये ठीक से समझ लिया गया तो मनुष्य का बहुत उद्धार होगा। क्योंकि हम देखो, जन्म से लेके मृत्यु तक करते क्या है? सिर्फ उपार्जन की व्यवस्था। मरने के आखिरी दिन तक लोग कमाते ही है। हाँ, तो अगर हम कमाने से चूक जाएंगे, पूरा हो जाएगा हमारा, तब तो हम अध्यात्म की तरफ जाएंगे। तब तो हमारे अंदर प्रश्न आएगा, मैं कौन हूं। तब तो हमारे अंदर प्रश्न आएगा कि मेरे जीवन में और क्या होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अर्थशास्त्र। अब देखो, एक कहानी मैं बताता हूँ, इससे पता चलेगा कि जो पैसा है वो जनता के पास होना चाहिए, जो बार बार कहते थे चाणक्य। तो एक कहानी मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति एक होटल गया, उसने 10 रुपए दिए कमरा बुक करने के लिए।
फिर वो कमरा देखने चला गया, लेकिन उसको कमरा पसंद नहीं आया। फिर वो वापस आया और उसने अपने पैसे वापस लिए और चला गया। लेकिन एक जो घटना घटी उस बीच, वो आपको समझना है कि ये जो अर्थ है यानी इकोनॉमिक्स है, उसका डायनेमिक्स क्या है। वो जब पैसा एडवांस दिया, ठीक है, तो तुरंत जो मैनेजर है वो भाग कर गया अपने सब्जी वाले के पास कि भाई सब्जी वाले, तुमने मुझे सब्जी दी है, होटल चलाने के लिए सब्जी लगती है ना, तो तुमने पैसे दिए, तुम अपना कर्ज वापस लो। तो उसने 10 रुपये उसको वापस कर दिए। वो जो सब्जी वाला है वो दौड़ के धोबी के पास गया कि मैंने तुमसे कपड़े धुलाए, तो ये तुम पैसे वापस लो। धोबी जो है वो 10 रुपया लेके दौड़ के एक स्त्री के पास गया कि भाई मैंने तुम्हारा कर्ज लिया था, तुम वो पैसे वापस लो। स्त्री दौड़कर वापस होटल आई कि ये 10 रुपया लो, मैंने आपका कमरा उधार में बुक किया था, ये वापस उधार ही अपना वापस लो। तो इस तरीके से आप देखो, जब तक वो व्यक्ति वापस आया और अपना पैसा वापस लिया, उसके बीच में 5 लोगों ने अपना कर्ज मुक्त कर लिया। 5 लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। तो आप देखो, पैसे को जो कहते हैं, क्या कहते हैं, करेंसी। करेंसी का अर्थ होता है जो करंट की तरह दौड़े, तभी उसमें सार्थकता है, तभी जो है कि उसका असली जो स्वभाव है वो प्रकट होता है। तो कभी भी पैसे को बांध के नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा इकोनॉमिक्स में रहना चाहिए। हाँ, तो ये जो अर्थशास्त्र है ना, इनका बहुत ऊंचा है। उसको अगर हम पढ़ेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे, अपने स्कूलों में लेंगे, अपने जीवन में लेंगे, तो हमारा बहुत कल्याण होगा। हम उनके अर्थशास्त्र को तो नहीं लेते हैं, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आजकल चाणक्य नीति बहुत चल रही है। हाँ, आप देखिए चाणक्य नीति। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो जो नीतियां हैं, लोग अपना नीति चाणक्य के नाम से चला रहे हैं। वो उनकी बात होती है, चाणक्य की बात नहीं होती है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आपको चाणक्य नीति नहीं पढ़नी चाहिए। अगर चाणक्य नीति पढ़नी है तो चाणक्य नीति किताब है, अब उस किताब को पढ़िए। तो चाणक्य को तो हमने नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, पर हमारी जीवन शैली उनसे बहुत प्रभावित है और चाणक्य नीति को सर्वोत्तम मानते हैं।